अब हम थारे यहाँ खाना नहीं बना सकते मैडम रागिनी। अरे पर हुआ क्या, यह तो बताओ सोनू बाई। होना क्या था, हम ही परेशान हो गई हैं। ऐसी क्या बात है जो तुम परेशान हो गई हो? होना क्या था मैडम, वही खाने बनाने वाला लफड़ा है जो हमको नहीं पच रहा। वो आपकी दोनों बेटियां तो तीखा और चटपटा खाना बनाने को कहती हैं और आप और बाबूजी फीका खाने के साथ में मीठा बनाने को बोलती हैं। ये तो परेशानी वाली बात है ना। पर मेरा बेटा अतुल तो सीधा है ना, वह तो कुछ नहीं कहता है ना। जो तुम बनाती हो वही खा लेता है। राम बचाए रागिनी मैडम, वो कुछ ना कहे भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो भी तो तीखा तड़का पसंद करता है। तो क्या हुआ सोनू भाई, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। कुछ दिन में मेरे अतुल की शादी हो जाएगी, बहू घर आ जाएगी, फिर तुम छोड़ जाना नौकरी, मुझे कोई तकलीफ ना होगी। अरे ना ना रागिनी मैडम, हमसे ना हो पाएगा, मैं तो चली। यह कहकर सोनू बाई उनके घर से रवानगी लेती है और उसके जाते ही रागिनी चिंता में पड़ जाती है। लो, ये सोनू बाई भी चलती बनी। इस घर में जो भी नौकरानी आती है ऐसे ही चली जाती है। आखिर जाए भी क्यों ना, घर में जितने लोग हैं सबको अपनी पसंद का खाना चाहिए। आखिर अलग अलग तरह का खाना बनाने में कौन तंग ना आ जाए। अब तो खाना मुझे ही बनाना होगा। रागिनी के परिवार में उसका पति जियालाल, 2 बेटियां आशा और ज्योति और 1 बेटा अतुल होता है। मगर घर में जितने भी लोग हैं खाने के मामले में सब अलग अलग तरह का शौक रखते हैं। बेटियां तीखा या चटपटा खाना पसंद करती हैं तो बेटा नमकीन और तीखा दोनों। और अब रही बात रागिनी और जियालाल की, तो उनका शौक भी कुछ कम नहीं होता है। वे दोनों खाना तो फीका खाते हैं, पर खाने के बाद कोई मीठा पकवान खाने को ना मिले तो बेचैन हो उठते हैं। इसीलिए सोनू बाई के जाने के बाद खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी रागिनी के कंधों पर आन पड़ती है और वह किसी तरह सबकी पसंद का खाना बनाकर सबको परोसती है। मगर खाने की मेज पर बैठते ही सब शिकायतों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। अरे माँ, ये कैसा खाना बनाया है, इसमें मिर्च मसाले तो जरा भी नहीं डाले। इस दाल का स्वाद तो चखो, बिल्कुल फीकी है, चटपटा तो कुछ है ही नहीं। बस करो, ज्यादा तीखा खाओगी तो बार बार टॉयलेट की शरण में जाओगी। अरे माँ, सही कहा, इनका आधा दिन तो टॉयलेट परेड में निकल जाता है। वाह बेटा, पेट में मरोड़ तो तुझे भी कम नहीं रहती। पानी की आधी टंकी तो तेरी निजी सफाई में निकल जाती है। देख लो माँ, पिताजी कैसे मेरी बेइज्जती करने पर उतर आए हैं। बंद करो बहस करना। जिसे खाना फीका लगता है उसके लिए मैं 1 कटोरी भर कर लाल मिर्च पाउडर लाकर रख देती हूँ। जितनी मिर्च डालकर खाना चाहो खाओ। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुक कर जियालाल कहता है, अरे तीखा फीका छोड़ो रागिनी, ये बताओ मीठे में क्या बनाया है? मीठे में बनाया है मेरा सिर, खा लो और चाहो तो और खा लो। अरे तो कुछ तो मीठा बना लेती, तुमसे तो सोनू बाई ही अच्छी थी, कुछ न कुछ मीठा तो बना ही लेती थी। तभी तो भाग गई नींबू निचोड़ के। और सुनो, मुझे क्या हलवाई समझा है तुम लोगों ने, जो किसी के लिए तीखा, किसी के लिए नमकीन और किसी के लिए मीठा बनाऊं? जिसे जो खाना है खुद बनाकर खाओ, मुझसे ना बनेगा। यह कहकर रागिनी भी खाना बनाने से हाथ खड़े कर लेती है और इस तरह घर में हाहाकार मच जाता है। इस तरह जियालाल भी काफी परेशान हो उठता है। घर में 2-2 जवान बेटियां होने के बावजूद खाना ना बने, यह सब उसे अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए वह अपनी दोनों बेटियों आशा और ज्योति को समझाते हुए कहता है, आशा और ज्योति, बेटा तुम्हारी माँ से तो अब खाना बनता नहीं, खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम ही उठा लो। अरे ना ना पिताजी, हमसे खाना नहीं बन पाएगा। खाना बनाने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ बचता है। पूरा दिन तो पढ़ाई लिखाई में चला जाता है पिताजी। खाना खाने का वक्त ही बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, फिर खाना बनाने के लिए वक्त कहाँ से निकलेगा।
वैसे भी हमें खाना बनाना आता ही कहाँ है, हमें तो बस खाना खाना ही आता है। जो बात आज अपने पिता से कह रही हो, कल को ससुराल जाओ तो यही बात अपनी सास और ससुर को कहना, फिर देखना क्या होता है। जियालाल यह कह ही रहा होता है कि तभी रागिनी आ जाती है। वह जियालाल की बात सुनकर कहती है, आप भी कमाल करते हैं, बेटियों को ब्याह शादी के नाम पर अभी से ताने देने पर तुले हैं। जवान सांड जैसा बेटा दिखाई नहीं देता क्या आपको? अरे उसका क्या करूं, उसे रसोई में रोटी बेलने को कहूं क्या? बेटियों को तो सब तरह का खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए जी, पर बहू को भी तो होना चाहिए। बेटा आशा ज्योति से बड़ा है, पहले उसकी शादी करके बहू के हाथ का बना खाना खाते हैं, इनके बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ पिताजी, आप जल्दी से भैया की शादी करा दीजिए ताकि हमें घर में तीखा चटपटा अपनी अपनी पसंद का खाना मिल सके। बात तो ये भी सही है, पर बहू ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसका मन रसोई से कभी ऊबता ना हो। भाग्यवान। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, लड़की मेरी नजरों में है। वो शारदा बहन की भतीजी तनु है ना, वह बिल्कुल फिट बहू रहेगी हमारे लिए। हाँ, वही ना मम्मी, जो एक बार हमें मामा जी के घर पर मिली थी। तूने बिल्कुल ठीक कहा आशा, वही तो तनु है। भाई मैंने तो उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है, बाकी तुम सब बताओ। पर मम्मी, वह तनु तो एकदम चटोरी है, चटोरी। खाने को तो जैसे तड़पती ही रहती है। अरे तो तुम कौन सा कम चटोरे हो? मैं तो कहूँ अगर सरकार चटोरों का सर्वे कराने पर आ जाए ना, तो सबसे ऊपर हम सब का ही नाम होगा। भला इस घर के लोगों से चटोरा आदमी कहाँ मिलेगा? उन सब की बातों को सुनकर जियालाल काफी अच्छे से सोच समझकर कहता है, बहू तो हमें बिल्कुल उस तनु के जैसी ही चाहिए। बहू चटोरी होगी तभी तो रसोई में तरह तरह के जायकेदार खाने बनेंगे। पर एक बात है। अब उसे मन में क्यों रखते हो, वो भी बोल दो, बता दो वह एक बात क्या है। वो एक बात ये है कि उस तनु से पूछ लो, वो भी हमारी लाडली बेटियों की तरह सिर्फ खाने की चटोरी है या फिर खाना वाना बनाने का भी कोई शौक है? वह तो मैं पहले ही जांच परख चुकी हूँ। चटपटा, मीठा, तीखा, हर तरह का खाना बनाने में निपुण है तनु। अरे फिर तो जल्दी करो, अतुल और तनु की शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए, क्योंकि अब घर में खाना बनाने वाले की सख्त कमी महसूस हो रही है। भाग्यवान। चट मंगनी और पट ब्याह, मैं आज ही बात पक्की कर देती हूँ। हाँ। यह कहकर रागिनी शारदा से बात कर तनु और अतुल का रिश्ता पक्का कर देती है और फिर 10 दिन के भीतर ही उन दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। शादी के अगले दिन ही तनु को रसोई का नियम बताते हुए रागिनी उससे कहती है, देखो बहू, हमारे घर में रोज हर वक्त तरह तरह का खाना बनता है। कौन सा तरह तरह का खाना मम्मी जी? अरे कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ तीखा, कुछ नमकीन या फीका और साथ में कुछ मीठा बनता है। इससे ज्यादा और कुछ खास नहीं बनता बहू। तुम ये सब बना तो लोगी ना? बना क्यों नहीं लूंगी मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। बस आप सब थोड़ा इंतजार कीजिए। शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी मम्मी जी। यह कहकर तनु खाना बनाने में जुट जाती है और सब तरह का खाना बनाकर सबके सामने डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सब खाना चखते हैं तो खुश हो जाते हैं और तनु के खाने की बड़ाई करने लगते हैं। अरे वाह, मीठे में केसर बादाम काजू वाली खीर, मजा आ गया भाई। भाभी ने तीखी मसाले वाली सब्जी भी खूब अच्छी बनाई है। मुझे तो यह तीखी चटपटी लौकी कोफ्ते की सब्जी बहुत ही अच्छी लगी। नमकीन पुलाव भी जायकेदार बनाया आशा, खाकर देखो। अब तो तुम सबको खाने को लेकर कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी जगह रसोई को मेरी बहू ने जो संभाल लिया है।
मगर जियालाल का परिवार जो सोचकर अतुल की शादी तनु से कराता है, तनु उससे कहीं बढ़कर निकलती है। या यूं कहिए कि जियालाल का परिवार खाने के मामले में जितना चटोरा था, तनु उनसे बहुत ज्यादा चटोरी साबित होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी रसोई चटोरी बहू की रसोई बनकर रह जाती है, क्योंकि तनु वक्त बेवक्त रसोई में घुसकर कुछ ना कुछ बनाकर खाती रहती है। यहाँ तक कि रात को सबके सोने पर भी उसका चटोरापन जाग जाता तो वह रात में भी रसोई में घुस जाती है। तनु रात में बिस्तर से उठकर कहती है, मेरा तो चटपटा तीखा पास्ता खाने को मन कर रहा है। जब तक पास्ता न खा लूं कमबख्त नींद आएगी ही नहीं। एक प्लेट पास्ता बना ही लाती हूँ। यह कहकर तनु बिस्तर से उठकर पास्ता बनाने के लिए सीधे रसोई में घुस जाती है और अपनी पसंद का पास्ता बनाकर ले आती है। मगर जैसे ही वह खाने लगती है, अतुल जाग जाता है और हैरान होते हुए कहता है, अरे अब आधी रात को ये क्या बनाकर खाने लगी? तीखा चटपटा पास्ता खाने का मन कर गया, इसीलिए थोड़ा सा बना लाई। तुम भी खाओगे क्या? अभी 2 घंटे पहले तो खाना खाकर सोए थे, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? सुबह ही बनाकर खा लेती। खाने में इंतजार नहीं होता अतुल जी। मेरी तो आदत है कि जब मन करे मन मर्जी का बनाकर खाओ। अरे ये क्यों नहीं कहती कि हद से ज्यादा चटोरी हो, जो रात में भी खाने से बाज नहीं आती? अब कुछ भी समझ लो, मुझ पर तो कोई असर होने वाला है नहीं। इस तरह तनु का हद से ज्यादा चटोरा स्वभाव जियालाल की रसोई पर आफत सा बन जाता है। तनु के साथ साथ उसकी दोनों बेटियां भी और अधिक चटोरी होती जाती हैं और रसोई का जो राशन पहले महीना भर चलता था वह 15 दिन में चंपत हो जाता है। ऊपर से चटोरी बहू के स्पेशल आइटम भी मंगाने का खर्च अलग से उठाना पड़ता है। इसी वजह से जियालाल और रागिनी चिंतित हो उठते हैं। अरे भाग्यवान, हमने क्या सोचा था और बहू क्या निकली। ये तो हद से ज्यादा चटोरी है, हमेशा चूहों की तरह रसोई में घुसी रहती है और ऊपर से हमारी वो दोनों चूहिया भी इसकी संगत पाकर चटोरी होती जा रही हैं। रसोई का खर्च भी तो कई गुना बढ़ गया है। तनु बहू के चटोरेपन ने तो हद ही कर दी। ऐसे तो हमारी दोनों बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। अरे अब भुगतो, तुम ही इस चटोरी बहू को घर लेकर आई थी। मैं क्या अपनी मर्जी से लेकर आई थी? तब तो तुम सब भी खुश थे कि घर में चटोरी बहू आएगी तो सबको अपनी अपनी पसंद का खाना आसानी से मिलेगा। अब मुझे क्या पता था कि यह तनु हद से ज्यादा चटोरी है। इसे बनाने और खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तुमने जांच परख में कमी कर दी तभी तो आज। क्या आज? अब तो जैसी भी है भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ। जियालाल और रागिनी को ऐसे झगड़ते देख अतुल बीच में आ जाता है और कहता है, अरे पिताजी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? झगड़ने से चटोरी बहू सुधर थोड़ी ना जाएगी। ऐसा करते हैं, तनु को उसके मायके छोड़ आते हैं। जब सुधर जाएगी तभी ससुराल का मुंह देख पाएगी। ऐसा तो मैं कभी होने ना दूंगी, क्योंकि मैंने शारदा से वादा किया है बेटा कि तनु को खाने पीने की कोई कमी महसूस ना होने दूंगी। अगर शारदा को यह पता चल गया कि मैंने तनु के खाने से तंग आकर मायके भेज दिया है तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। बात तो तेरी माँ ने बिल्कुल सही कही है बेटा। बहू चटोरी ही तो है और तो उसमें कोई खोट है नहीं ना। अरे ये खाने पीने का शौक कौन सा सदा रहने वाला है? कभी तो चटोरी बहू को अकल आ ही जाएगी। यह कहकर जियालाल रागिनी और अतुल को शांत करके खुद भी संतोष पा लेता है। फिर रागिनी तनु बहू को कई बार ज्ञान देती है और उसके चटोरी होने की बुराइयों से भी अवगत कराती है, मगर तनु उसकी हर बात को कानों पर से टाल देती है और स्वाद की चटोरी सेहतमंद खाना खाने के बजाय उल्टा सीधा तीखा चटपटा खाना खाने में लगी रहती है। एक दिन तनु और उसकी दोनों बेटियां मसालेदार तीखे नूडल्स खाने में लगी होती हैं। भाभी, बस रोज ऐसे ही तीखे चटकारे वाले नूडल्स बनाया करो, खाकर मजा आ जाता है। फिर टॉयलेट में भी तो बार बार जाना पड़ता है, उसका क्या? उसका कुछ नहीं, तू रज के खा।
खाएंगे तो टॉयलेट भी जाएंगे ही ना। यह कहकर तनु हंसने लगती है और रागिनी अपना सारा गुस्सा पीकर मन ही मन कहती है, यह घर चटोरा तो पहले से ही था, पर अब तो महा चटोरा होता जा रहा है। हे भगवान, कुछ तो अक्ल दे हमारी चटोरी बहू को। यह कहकर रागिनी तो अपने मन को समझाकर खामोश हो जाती है, मगर चटोरी तनु बहू की रसोई ऐसे ही चलती रहती है। पर कहते हैं ना कि हद हर चीज की बुरी होती है। हद खाने पीने की हो तो किसी न किसी दिन सेहत पर असर पड़ता ही है, और ऐसा ही तनु के साथ भी होता है। एक रात वह अकेले में अपनी पसंद की तीखी चटपटी चटनी के साथ मोमोज बनाकर खाती है तो सुबह उसका पेट खराब हो जाता है। दस्त और दर्द पेट की बुरी गत कर देते हैं। फलतः उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर तनु की जांच करता है और रागिनी से बातचीत करता है तो वह तनु की सारी सच्चाई डॉक्टर को बता देती है। डॉक्टर को भी तनु पर बड़ा गुस्सा आता है और वह तनु को सख्त हिदायत देते हुए कहता है, देखिए, ज्यादा तीखा और फास्ट फूड खाकर आपका लीवर खराब होने लगा है, इसलिए ये सब छोड़कर सेहतमंद खाना खाना शुरू कर दीजिए। कभी कभी तो खा ही सकती हूँ ना डॉक्टर। बिल्कुल नहीं, अब जीना है तो सादा और सेहतमंद खाना ही खाना पड़ेगा, वरना आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बस यह सुनना था कि तनु के दिलो दिमाग से चटोरेपन का भूत ही उतर जाता है और साथ ही साथ आशा और ज्योति को भी सबक मिल जाता है। फिर अगले ही दिन से जियालाल के घर की रसोई चटोरी बहू की रसोई न रहकर सेहतमंद खाने की रसोई बन जाती है। सोमू गांव में अपनी पत्नी निशा और 2 बच्चों उज्ज्वला और नन्नू के साथ रहता था। सोमू ने कई गायें पाल रखी थीं और वह दूध और दही बेचकर गुजारा कर रहा था। सोमू ईमानदारी से शुद्ध दूध और दही बेचता था, इसीलिए सब उसी से दूध और दही खरीदना पसंद करते थे। अरे सोमू भाई, 2 किलो दही दे दो। भाई मुझे भी 2 लीटर दूध दे दो। हाँ भैया, अभी देता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी अचानक बड़ी आफत आन पड़ी। एक दिन सुबह सुबह ही बरसात शुरू हो गई और थमने का नाम ही न लिया। मूसलाधार बारिश से पास की नदी में बाढ़ आ गई। पानी का तेज बहाव गांव में घुस आया और सब कुछ बहा ले गया। सोमू की सब गायें पानी के साथ बह गईं। अरे निशा देखो, हमारी गाय पानी के साथ बह रही है। हाय हाय, बेचारी गायें तो गई। निशा यह कह ही रही होती है कि तभी एकाएक पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है। निशा चिल्लाती है, सोमू सोमू हमें बचाओ, सोमू बच्चों को बचाओ सोमू। तुम घबराओ मत निशा, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। यह कहकर सोमू निशा और अपने बच्चों को बचाने में जुट गया और किसी तरह उन्हें बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह पर ले आया। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, सब बर्बाद हो गया, ना घर बचा ना पशु। पर जान तो बच गई ना, कहीं भी जाकर हम कमा खा लेंगे। हाँ निशा, अब यहाँ बचा ही क्या है जिसके सहारे जिया जाए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सोमू अपने परिवार को लेकर एक शहर में आ जाता है और एक कारखाने में मजदूरी करने लगता है। साथ ही निशा एक अमीर आदमी के घर बर्तन पोछे करने का काम करने लगती है। एक दिन निशा नन्नू और उज्ज्वला को अपने साथ ले जाती है। वाह, क्या शानदार रसोई है। कितनी ठंड है यहाँ, क्यों है ना माँ? यहाँ एसी लगा है बच्चों, सेठ के घर के हर कमरे में एसी लगा है। निशा यह कहकर काम में लग जाती है और नन्नू और उज्ज्वला एक कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कमरे के अंदर से एसी की ठंडी हवा आ रही होती है। उज्ज्वला खुश होकर कहती है, आहा, कितनी ठंडी हवा आ रही है इस कमरे से। अंदर तो देख, सेठ की बेटी। अरे वाह, एसी की ठंड में बैठकर अपनी मनपसंद चीजें खा रही है ये तो। वह कमरा सेठ की बेटी गुनगुन का था। उस समय गुनगुन नाश्ता कर रही थी और साथ ही एसी की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। खाते खाते उसकी नज़र जब नन्नू और उज्ज्वला पर पड़ती है तो उसे उन पर बहुत गुस्सा आता है।
वह चीखते हुए दरवाजे पर आती है और कहती है, ए भिखारी बच्चों, कौन हो तुम? मॉम मॉम, जल्दी आओ मॉम। गुनगुन को ऐसे चीखते देख सरला भागती हुई सी आती है और गुनगुन से कहती है, अरे क्या हुआ गुनगुन बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इन भिखारी बच्चों को घर में किसने घुसने दिया मॉम? तभी निशा आकर कहती है, ये भिखारी नहीं है छोटी मेम साहब, ये तो मेरे बच्चे हैं सेठानी जी। तो क्या तेरे बच्चे सेठ की औलाद हैं? आज के बाद इन्हें साथ लेकर आई तो नौकरी से हटा दूंगी, समझी? सेठानी में इतना ताव देखकर सेठ मनीष कहाँ पीछे रहने वाले थे। वह भी निशा को धमकाने लगते हैं और कहते हैं, अरे गरीबों की तो हवा भी ना लगने दूंगा मैं अपनी गुनगुन को। आज के बाद अपने बच्चों को इस घर से दूरी रखना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सेठ सेठानी के यूं झड़कने पर निशा बच्चों को लेकर घर आ जाती है और जब सोमू घर आता है तो उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर सोमू कहता है, ये अमीर होते ही ऐसे हैं निशा, गरीब आदमियों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझते, इसलिए बच्चों को वहां मत ले जाया करो तुम। एक दिन गर्मी में निशा चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते वह पसीने में नहाने लगती है। उसकी ऐसी बुरी हालत देखकर नन्नू उज्ज्वला से कहता है, आज बापू आएंगे तो उनसे घर में एसी लगवाने के लिए कहेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, घर में एसी होगा तो रसोई में ठंडी हवा बहेगी और फिर खाना बनाते समय माँ को गर्मी से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। शाम को सोमू घर आता है तो नन्नू और उज्ज्वला उससे कहते हैं, बापू बापू, घर में बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए एक एसी लगवा दो ना। बापू, एसी लग जाएगा तो रसोई में ठंडक रहेगी और माँ को खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर सोमू को अपनी गरीबी पर बहुत दुख होता है और वह बच्चों को समझाते हुए कहता है, बेटा, गरीब के घर में एसी की ठंडी हवा नहीं होती, उसके घर में तो गर्मी और पसीना ही होता है, इसीलिए अभी से गर्मी सहने की आदत डाल लो। सोनू की ऐसी बातें सुनकर नन्नू और उज्ज्वला दोनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निशा की तरफ देखने लगते हैं। निशा को भी बच्चों पर बहुत तरस आता है और वह उनका मन रखने के लिए कहती है, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारे घर भी एसी जरूर लगेगा और फिर हमारी रसोई में भी एसी की ठंडक होगी। सच माँ? फिर तो मजा आ जाएगा। आपको खाना बनाने में भी परेशानी नहीं होगी ना माँ? हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं होगी। समय बीतता जाता है। एक दिन सोमू घर से अपने कारखाने के लिए चलता है तो रास्ते में सड़क पर एक कार हादसा होते देखता है। कार बड़ी तेजी से आती है और फिर न जाने कैसे अचानक एक पेड़ से टकरा जाती है। दरअसल यह कार मनीष सेठ की होती है। कार में घायल मनीष सेठ और उसकी बेटी गुनगुन कराह रहे होते हैं। अरे कोई मदद करो भाई, मुझे और मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचाओ। सोमू से उनकी दशा देखी नहीं जाती। वह आसपास खड़े लोगों से कहता है, अरे कोई एम्बुलेंस बुला दो भाई, ऐसे तो ये बाप बेटी मर ही जाएंगे। सोमू के कहने पर एक आदमी एम्बुलेंस को फोन कर देता है और सोमू कुछ लोगों की मदद से उनको अस्पताल ले जाता है। अस्पताल जाते जाते गुनगुन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। आप इनके कौन लगते हैं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ डॉक्टर साहब। ओह गॉड, ये तो गजब हो गया। बच्ची को खून नहीं मिला तो उसकी जान बच नहीं पाएगी। अब खून तो मैं दे दूंगा साहब, बस आप बच्ची को बचा लीजिए। सोनू के खून देने से गुनगुन की जान बच जाती है और सोमू कुछ देर बाद अस्पताल से घर जाने लगता है। वह पूछता है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ जा सकते हो, मगर पहले अपना नाम और पता लिखवा दीजिए, ताकि कोई आप जैसे भले आदमी का नाम पता पूछे तो हम तुरंत बता सकें। कुछ देर बाद डॉक्टर मनीष सेठ को देखने जाता है तो वह गुनगुन की हालत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी तो सही सलामत है ना? जी बच गई है आपकी बेटी। अगर सोमू नाम का वो आदमी उसे समय पर खून ना देता तो शायद आज जिंदा ना होती। यह सुनकर मनीष सेठ ईश्वर का बार बार शुक्रिया करता है और सोमू के इस उपकार को मानते हुए कहता है, मेरे लिए तो फरिश्ता है वो सोमू, जिसने मेरी बेटी की जान बचाई। कुछ दिन बाद मनीष सेठ और गुनगुन ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आते हैं और फिर
एक रोज गरीब सोमू के घर के सामने एक महंगी कार आकर रुकती है। कार से मनीष सेठ, सरला और गुनगुन बाहर आते हैं। निशा उन्हें अपने घर देख चौंक जाती है और पूछती है, आप हम गरीबों के घर कैसे? क्या सोमू आपके पति हैं निशा? यह सुनते ही सेठ, सेठानी और गुनगुन सभी निशा से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर देना, हमने उस दिन आपको बहुत कुछ कह दिया। मुझे भी माफ करना आंटी। नन्नू और उज्ज्वला मेरे भाई बहन जैसे हैं। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। तभी वहां सोमू आ जाता है और मनीष सेठ उसे कुछ रुपए देते हुए कहते हैं, इन रुपयों से अपने बच्चों के लिए ऐसा घर बनाओ जिसमें तमाम सुविधाएं हों। इस तरह सोमू भी एक शानदार घर बनवा लेता है और उसके घर भी एसी आ जाता है। नन्नू कहता है, हाँ हाँ, आ गया एसी। और माँ को मिल गई एसी रसोई।